हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्को बेटर। दिस इज़ जागृति। आज हम इस थ्योरी को पढ़ने जा रहे हैं। उसका नाम है प्याजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको कि हम हिंदी में संज्ञानात्मक विकास भी कहते हैं। इस थ्योरी को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस थ्योरी में से हर साल क्वेश्चंस आए हैं और आने वाले सभी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही। तो चलिए इस थ्योरी को हम अच्छे से समझते हैं, ताकि आने वाले एग्जाम में हम इसके आए गए क्वेश्चंस का ईजिली आंसर दे पाएँ। तो अगर आपको ये सारी वीडियो समझ में आ रही है और ये पूरी सीरीज़ आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं कि आज इस टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो प्याजे थ्योरी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी थ्योरी है और इसको एक बार में पूरी वीडियो में कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है, तो इसलिए ये इसका पहला पार्ट है। और इस पहले पार्ट में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे वो बता देती हूँ। व्हाट इज़ कॉग्निशन, कॉग्निशन क्या होता है, ठीक है, इसको हम समझेंगे। फिर जीन प्याजे के बारे में हम थोड़ा इंट्रो जानेंगे। फिर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं इस थ्योरी में, स्कीमा क्या होता है, सिमुलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रेशन, ये सारी चीज़ें क्या इनको समझेंगे। फिर क्या 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की हैं इनको समझेंगे, और साथ ही साथ कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करते हुए चलेंगे। जो थ्योरी दी है वो थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, इसलिए इस थ्योरी को पढ़ने से पहले हम समझेंगे कॉग्निशन का मतलब क्या होता है, जिसको कि हम हिंदी में अनुभूति कहते हैं। कॉग्निशन एक मेंटल एक्शन है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम नॉलेज गेन करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को, ठीक है। हमारे एक्सपीरियंस, हमारे सेंसेस के थ्रू ये वर्क करता है। कॉग्निशन के अंदर आपका आता है रिमेंबरिंग, इवैल्यूएटिंग, लर्निंग, रीजनिंग, परसीविंग। तो रिमेंबरिंग के अंदर क्या होता है, जो चीज़ हम याद करते हैं, जो चीज़ हम रिमेंबर अपनी मेमोरी में फीड करते हैं, वो किसके हेल्प के थ्रू होते हैं, वो कॉग्निशन के हेल्प के थ्रू होते हैं, ठीक है। इवैल्यूएटिंग, जब हम किसी दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस करते हैं या फिर जजमेंट देते हैं अपना, हाँ, उसको हम इवैल्यूएटिंग कहते हैं। लर्निंग, जब हम किसी चीज़ को याद करते हैं, जैसे कि अभी हम एक कॉग्निशन की थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में हम सीख रहे हैं। रीजनिंग, जब किसी चीज़ के बीच में हम तर्क वितर्क करते हैं। परसीविंग, जब हम किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं, परसीव करते हैं अपने ब्रेन के थ्रू, अपने सेंसेस के थ्रू, उसको हम कहते हैं परसीविंग, ठीक है, किसी चीज़ को ग्रहण करना। तो ये इन सारी जो प्रक्रिया है, ये सारी जो प्रोसेस है, रिमेंबरिंग, इवैल्यूएटिंग, लर्निंग, रीजनिंग, परसीविंग, ये सारी चीज़ें हम कैसे कर रहे हैं, अपने कॉग्निशन के थ्रू कर रहे हैं, अपने मेंटल एक्शन के थ्रू हम इसको पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो इसी बेसिस के थ्रू जो हमारे प्याजे हैं, प्याजे ने भी हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे थ्योरी दी है, जिसका कि हमारी मेंटल या फिर संज्ञानात्मक, जिसको कहते हैं, संज्ञानात्मक के बारे में उन्होंने बात किया है। तो चलिए हम आगे समझते हैं कि जीन प्याजे क्या है। अगर आपने जीन प्याजे को अभी तक नहीं देखा तो आप इस इमेज में उनको देख सकते हैं। ये है जीन प्याजे, जो कि स्विट्ज़रलैंड से हैं, बिलोंग करते हैं, और वो उनको हम स्विस साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं। जीन प्याजे का जन्म 9 अगस्त 1896 में हुआ था। जीन प्याजे एक बायोलॉजिस्ट हैं, एक फिलोसोफर हैं और एक साइकोलॉजिस्ट भी हैं। इन्हें हम फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी भी कहते हैं, मतलब कि इन्हें हम चाइल्ड साइकोलॉजी के पिता भी कहते हैं। ये स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले हैं और इन्होंने 22 इयर्स में अपना पीएचडी कंप्लीट कर लिया था, और पीएचडी कंप्लीट करने के बाद इन्होंने जूलॉजी में अपना रिसर्च स्टार्ट किया था। और रिसर्च में इन्होंने कॉग्निशन के ऊपर जो भी इन्होंने थ्योरी बनाई है, इन्होंने अपने इनके 3 बच्चे थे, उसी के जो इन्फेंसी स्टेज से लेके एडोलसेंट पीरियड तक जो भी उनके अंदर चेंजेस आए, उनके मेंटल डेवलपमेंट में जो भी उनके चेंजेस आ रहा था, उसी के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया। उनके मेंटल ग्रोथ कैसे होती है, हर स्टेज में बच्चा कैसे ग्रो करता है, उसको उन्होंने 4 स्टेजेस में बांटा है। और इन्होंने ये पूरी थ्योरी का जितना भी एक्सपेरिमेंट था, जितना भी चीज़ें इन्होंने रिसर्च की थी, इन्होंने अपने 3 बच्चों के ऊपर ही किया था। तो ठीक है, आप प्याजे की थ्योरी में मेनली फोकस किया है मेंटल डेवलपमेंट पे, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट पे, कंस्ट्रक्टिविज्म पे। मेंटल डेवलपमेंट यानी कि हमारी मानसिक विकास। मानसिक विकास में ये है कि बच्चे को जैसा इन्वायरमेंट मिलेगा, बच्चे को जैसी सराउंडिंग मिलेगी, जैसे टीचर्स का गाइडेंस मिलेगा, और जैसे उसे बुक्स मिलेंगे, इंटरेक्टिव बुक्स मिले, या फिर उन्हें अच्छे से प्रॉपर इन्वायरमेंट मिले पढ़ने का, तो उनकी मेंटल डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से होती है, ठीक है। तो उसको मानसिक विकास में लाया गया है। फिर आपका जैविक में, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में इन्होंने बताया कि जो हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट प्याजे ने हेरिडिटी पे ज़्यादा फोकस किया है। वो कहते हैं कि हेरिडिटी जो होती है वे बच्चे की जो मेंटल डेवलपमेंट है, वो उसको बताते हैं कि अगर माता पिता का जो मानसिक स्तर है वो अच्छा है, वो बहुत ही अच्छा है, तो बच्चे का भी मानसिक स्तर अच्छा ही रहेगा, ठीक है। ये ज़्यादातर चांसेस होते हैं।
तो उसी प्रकार से उन्होंने बोला है कि जो हेरिडिटी है वो बायोलॉजिकल मैचुरेशन के अंदर आती है, ठीक है। और प्याजे के अनुसार बायोलॉजिकल मैचुरेशन और एनवायरनमेंट बच्चे के डेवलपमेंट में दोनों ही असर डालते हैं। फिर आपका आता है कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसको कि हम रचनावाद कहते हैं। चिल्ड्रन जो होते हैं वो कंस्ट्रक्ट करते हैं नॉलेज अपने आप से, कि बच्चे अपनी नॉलेज को खुद ही बनाते हैं, वे अपने इन्वायरमेंट में एक्सप्लोर करते हैं और उससे बहुत कुछ सीखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू पियाजे, मेंटल डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्टिविज्म, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, ये तीनों मोस्टली इनके थ्योरी में आपको ज़्यादा बार देखने को मिलेंगे। इस पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया है, ओके। अकॉर्डिंग टू पियाजे, फैक्टर इन्फ्लुएंसेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट में अकॉर्डिंग टू पियाजे। हम इसको समझेंगे। तो पियाजे जो है वो बिलीव करते हैं कि जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस है, जैसे कि हम बच्चे थिंक करते हैं, तो वो आपके बर्थ से लेके आपकी मैच्योरिटी तक होती रहती है, ठीक है। आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे ही आपकी थिंकिंग, आपकी लर्निंग डेवलप करती चली जाती है। तो उसमें क्या क्या 4 फैक्टर हैं इन्होंने बताए हैं कि क्या क्या फैक्टर आपको प्रभावित करते हैं जब आपका मानसिक विकास होता है। तो सबसे पहला फैक्टर है सोशल एक्सपीरियंसेस, मतलब कि सोशल एक्सपीरियंसेस का मतलब यहाँ से आपके एनवायरनमेंट से है। अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा होगा तो अकॉर्डिंग टू पियाजे ये कहते हैं कि आपका जो मेंटल ग्रोथ, मेंटल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होगा। फिर सेकेंड है आपका मैचुरेशन, मतलब कि मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे, जैसे जैसे आप अपने बड़े होते चले जाएंगे, वैसे ही आपकी लर्निंग डेवलप करती चली जाएगी, ऐसा पियाजे मानते हैं। फिर थर्ड आपका आता है एक्टिविटी। एक्टिविटी में मतलब है कि आपका कंस्ट्रक्टिविज्म, कि जितना बच्चे एक्टिविटी करेंगे, जितना बच्चे एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को, जितना बच्चे अपने आप से करने की कोशिश करेंगे, वे उतना उनका मेंटल डेवलपमेंट अच्छा होगा। तो एक्टिविटी से पियाजे ये कहना चाहते हैं। फिर आपका आता है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन में कि सारी चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, आपकी हेरिडिटी, आपका एनवायरनमेंट, आपका जो भी कंस्ट्रक्टिविज्म है, ये सारी चीज़ें, जब सारी चीज़ें बैलेंस रहती हैं, सब कुछ इक्विलिब्रियम रहता है, इक्वल बैलेंस में रहता है, तो आपका मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास बहुत अच्छे से होता है। और अगर चीज़ें बैलेंस रहेंगी तो आपका माइंड भी स्टेबल रहेगा, आप चीज़ों को और अच्छे से सीख पाओगे। तो ये 4 फैक्टर आप लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस पर क्वेश्चन भी बने हुए हैं। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन्फ्लुएंस वंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो जैसे कि आप ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं और इसका आप आंसर ईजिली दे सकते हैं। तो जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था कि 4 फैक्टर होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं, उसमें से क्या एक फैक्टर नहीं है, हमें ये बताना है। तो हमने पीछे देखा था कि हमारा सोशल एक्सपीरियंसेस था, मैच्योरेशन था, एक्टिविटी था, इक्विलिब्रेशन था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लैंग्वेज की जगह पे इक्विलिब्रेशन होना चाहिए। तो हमारा आंसर 4 गलत है, ठीक है। हमारा आंसर 4 यहाँ पे विल नॉट पूछा है, नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, लैंग्वेज नहीं होगा, लैंग्वेज की जगह पे इक्विलिब्रेशन होगा, ओके। तो चलिए इसका आंसर 4 हुआ। कंपोनेंट ऑफ पियाजे थ्योरी, क्या क्या कंपोनेंट हैं, ठीक है। तो इसके हम समझेंगे पियाजे थ्योरी के क्या क्या कंपोनेंट हैं। तो सबसे पहला है स्कीमा, फिर अडेप्टेशन प्रोसेस है। अडेप्टेशन प्रोसेस के अंदर 3 चीज़ें हैं, एसिमिलेशन, इक्विलिब्रेशन एंड एकमोडेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं स्कीमा क्या होता है। किसी भी चीज़ को लेकर हमारे दिमाग में मेंटल स्ट्रक्चर बन जाते हैं, जिसको हम स्कीमा कहते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ नॉलेज, मतलब कि जैसे कि हमको एक दीवार बनानी है तो हम एक एक ईंट से एक दीवार को बनाते हैं। तो जो एक एक ईंट हम जो जोड़ रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, योजना बनाना, स्कीमा, अपने माइंड में स्कीमा क्रिएट कर रहे हैं ताकि एक दीवार बन जाए। तो उसके लिए हम एक एक सिंगल ब्लॉक को ले रहे हैं एक दीवार बनाने के लिए। वैसे आप समझ सकते हैं एक बच्चे को लेकर कि एक बच्चा, जब वो बच्चा बाहर की सराउंडिंग को समझने लगा, बाहर के एनवायरनमेंट को, तो उसने पहली बार एक डॉग को देखा। जब उसने डॉग को देखा तो उसने अपने दिमाग में एक मेंटल स्ट्रक्चर बना लिया कि जो डॉग होता है उसकी 2 आँखें होती हैं, 4 लातें होती हैं, ठीक है, उसकी टेल होती है, 2 कान होते हैं। तो क्या करे बच्चे, एक छोटे यूनिट से एक पूरे डॉग के स्ट्रक्चर को उसने समझ लिया। तो देखिए एक सिंगल यूनिट, एक जैसे जैसे हम अपने माइंड एक चीज़ों को सेट करते हैं उसको क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं, ठीक है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले हम एक जो योजना बनाते हैं, एक छोटे पार्ट से लेके एक बड़ा काम करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, उस छोटे पार्ट को हम स्कीमा कहते हैं, जो अपने माइंड में सेट करते हैं। वैसे ही जब बच्चे ने पहली बार किसी ह्यूमन बीइंग को देखा तो उसने क्या अपने माइंड में स्ट्रक्चर बनाया कि जो इंसान होता है उसके 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, 2 आँखें होती हैं, ठीक है, उसका मुंह होता है, बाल होता है। तो उसने एक मेंटल स्ट्रक्चर बना लिया। अब उसके सामने कोई भी ह्यूमन बीइंग आएगा तो वो समझ जाएगा कि इंसान क्या होते हैं, जानवर क्या होते हैं। तो एक अपने दिमाग में एक मेंटल स्ट्रक्चर बना लेना, इसको हम स्कीमा कहते हैं। एक एग्जाम्पल समझते हैं एक चिड़िया से, ठीक है। एक बर्ड को एक बच्चा जब पहली बार देखा तो उसके माइंड में क्या स्कीमा बना कि बर्ड के
2 विंग्स होते हैं, बीक होती है, उसके फेदर होते हैं, ठीक है, उसकी टेल होती है। तो बच्चे को समझ में आया कि इसको हम चिड़िया कहते हैं। तो जब भी वो नेक्स्ट टाइम वो चिड़िया को देखेगा तो वो समझ जाएगा, क्योंकि उसने अपने माइंड में एक मेंटल स्ट्रक्चर बना लिया, एक इमेज क्रिएट कर लिया कि चिड़िया जो कैसी दिखती है, जिसके कि 2 विंग्स होते हैं, उसके फर होते हैं, फेदर्स होते हैं और उसकी बीक होती है। तो उसको समझ लिया कि ये चिड़िया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, स्कीमा में आ गया। अकॉर्डिंग टू पियाजे 4 टाइप्स के जो स्कीमास होते हैं बच्चे के अंदर जन्म से ही होते हैं। तो पहला है सकिंग, जैसे कि बच्चे की आदत होती है कि कोई भी चीज़ को वो सबसे पहले मुंह में ही डाल लेता है, सक करने लगता है। तो ये बच्चों के अंदर स्कीमा कोई सिखाता नहीं उन्हें, उनके अंदर ये जन्म से ही होती हैं। फिर बच्चे ग्रैप्स कर लेते हैं, बच्चे किसी हाथ को पकड़ लेना, किसी के बड़ों की उनकी उंगलियां पकड़ लेना। तो ये सारी चीज़ें, ये कोई चीज़ बताता नहीं है, ये बच्चे जैसे ही जन्म लेते हैं वैसे ही ये सारी चीज़ें करने लगते हैं। बच्चे किसी को देखते रहते हैं, किसी को घूरते रहते हैं, किसी को वॉच करते रहते हैं, ठीक है। किसी भी सामान तक पहुँचने की उनकी बहुत चाहत होती है। आप देखते हैं कई बार बच्चे इसीलिए गिर जाते हैं क्योंकि उस सामान वो तक वो पहुँच नहीं पाते। लेकिन कोई भी चीज़, अगर उनके पास कोई खाना भी रख दिया जाए तो वो दौड़ के उस खाने को पकड़ने के पीछे भागते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि 4 टाइप के जो स्कीमा है अकॉर्डिंग टू पियाजे कि बच्चे के अंदर जन्म से ही होती हैं। सकिंग की, ग्रैस्पिंग की, वॉचिंग की और रीचिंग की, ये सारी स्कीमा बच्चों के अंदर बाय बर्थ होती हैं। अगर इसी से रिलेटेड हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, आप समझिएगा कि स्कीमा क्या होता है। तो क्वेश्चन है कि स्कीमा क्या है। पहला है कि कैटेगरी ऑफ नॉलेज दैट अलाउ अस टू इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्ड। देखिए आपका पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है कि जो भी नॉलेज को हम कैटेगरी करते हैं और उसको इंटरप्रेट करते हैं, मतलब कि समझने की कोशिश करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, एक समझ बनाने की कोशिश करते हैं वातावरण में जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, उन सारी चीज़ों की एक समझ बनाने के लिए जो भी हम कैटेगरी की तरह उसको डिवाइड करके एक नॉलेज क्रिएट करते हैं, उसको हम स्कीमा कहते हैं, ठीक है। तो आपका पहला ही आंसर बिल्कुल करेक्ट है। फिर आपका आता है अडेप्टेशन प्रोसेस, जिसको कि हम अनुकूलन भी कहते हैं। अडेप्टेशन प्रोसेस के अंदर आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ें प्रोसेस में, क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, कि हम किसी भी जो हमारा स्कीमा है उसको हम कैसे अनुकूल कर रहे हैं, कैसे हम समझ रहे हैं, एक स्टेट से हम दूसरे स्टेट पे कैसे जाते हैं, क्या एक प्रोसेस होता है। तो सबसे पहला आता है आपका एसिमिलेशन, फिर आपका आता है इक्विलिब्रेशन, न्यू सिचुएशन, फिर डिसइक्विलिब्रियम, फिर एकोमोडेशन। इसको हम एक एक करके अच्छे से समझेंगे कि अडेप्टेशन प्रोसेस के ये सारे पार्ट्स हैं कि हम किस चीज़ों को कैसे अडेप्ट करते हैं। जब हम अडेप्ट करते हैं तो क्या क्या बैरियर आते हैं, क्या क्या चीज़ें हमारे माइंड में होती हैं, इनके बारे में बात करते हैं। पहला है आपका एसिमिलेशन। तो अब हम पढ़ेंगे एसिमिलेशन। एसिमिलेशन वो प्रोसेस है जिसमें कि हम अपनी जो भी प्रीवियस नॉलेज को हम जो भी गेन करते हैं, ठीक है, उसको हम अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ मिक्सअप करें, उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। देखिए एसिमिलेशन का मतलब होता है एक तरह से किसी चीज़ को मिक्स करना, ठीक है। जब एक मैंने प्रीवियस एक एग्जांपल दिया था कि सामने एक छोटा सा बच्चा है और इसने जब एक कैट को देखा तो उसने देखा कि उसके 2 पैर हैं, 2 आँखें हैं, एक टेल है, ठीक है, उसके 2 कान हैं, ठीक है। उसका एक मेंटल स्ट्रक्चर बन गया कि इसको कैट कहते हैं। लेकिन कुछ देर बाद बच्चे ने एक डॉग को देख लिया, तो जो डॉग है उसको देख के, जो बच्चा है उसको देख के उसको भी कैट बुला रहा था। क्यों कैट बुला रहा था? क्योंकि जो उसके माइंड में एक मेंटल स्ट्रक्चर है कि जो कैट होती है तो उसके 4 लेग होते हैं, उसके 2 ईयर होते हैं, उसके टेल होती है, तो सेम एज इट इज़ उसको डॉग में भी वही चीज़ें दिखी। लेकिन जब ये उसके पेरेंट्स समझ गए कि बच्चा अब कंफ्यूज हो रहा है कैट और डॉग में, तो पेरेंट्स ने उसकी प्रीवियस नॉलेज, जो प्रीवियस स्कीमा था, उसको नए स्कीमा जो अब उन्होंने बताया कि जो डॉग है वो कैट से थोड़ा बड़ा होता है, या फिर जो कैट होती है वो म्याऊ म्याऊ करती है और जो डॉग होता है वो भौ साउंड प्रोड्यूस करता है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है, ये कैट है, ये डॉग है। तो उसके जो भी प्रीवियस स्कीमा था, अब उसके जो बच्चे ने उसके पेरेंट्स ने क्या किया, उसके प्रीवियस स्कीमा को इम्प्रूव किया उसके करंट नॉलेज के साथ। तो जहाँ पे भी आपको ये वर्ड मिल जाए कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीमा, मतलब कि जो भी उसके पहले से स्कीमा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, अब उसको उसके नए स्कीमा, जो डॉग का जो एक नया स्कीमा उसको मिला है, स्ट्रक्चर मिला है, उसके साथ उसको एसिमिलेट करके एक नई चीज़ प्रोवाइड करना, नई चीज़ के बारे में बताना कि ये कैट है, ये डॉग है। तो जो वो नई चीज़ सीख रहा है वो क्या कर रहा है, वो अपनी नॉलेज को मॉडिफाई कर रहा है। और जब बच्चा मॉडिफाई करता है उसको हम एकोमोडेशन कहते हैं। और जब हम अपनी प्रीवियस नॉलेज को करेक्ट करते हैं अपने पुराने स्कीमा के थ्रू, उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं, ठीक है।
होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते, पहले एक बच्चे के माइंड में एक डॉग का स्कीमा बना कि ये डॉग है, डॉग को उसने देखा। फिर उसके बाद जब वो कहीं अपने पापा के साथ बाहर गई तो उसने फिर एक कैट को देखा। कैट को देखने के बाद वो उसे डॉग ही बुला रही थी। फिर उसके पापा ने उसे बताया कि जो कैट होती है और जो डॉग होती है दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। तो उसने क्या किया, अपनी प्रीवियस नॉलेज को अपनी करेंट नॉलेज के साथ मिक्स किया और उससे एक नई चीज़ें सीखी, और जो नई चीज़ सीखी वो क्या हुआ, उसको हम एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, चलिए हम इसको सॉल्व कर देते हैं और इसका आंसर आप देने की कोशिश कीजिएगा। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि सीता हैज़ लर्न टू ईट राइस एंड दाल विद हर। सीता है वो दाल और चावल को अपने हाथ से खाना सीख ली है। व्हेन शी इज़ गिवन दाल एंड राइस, जब उसको दाल और चावल दिया जाता है, शी मिक्सेस राइस एंड दाल एंड स्टार्ट ईटिंग, तो वो उसको मिलाकर खाना शुरू कर देती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो देखिए अब यहाँ पे भी अब एकदम सिमिलर चीज़ें हो रही हैं कि जो सीता है पहले से ही वो दाल और चावल को खाना सीख गई अपने हाथों से, तो उसका ये क्या हुआ, प्रीवियस थिंग हुआ, उसके जो प्रीवियस स्कीमा हो गए, अब वो उसको दोनों को मिक्स करना सीख गई, अपने दाल और चावल को मिला के खाना सीख गई है। तो अपने प्रीवियस नॉलेज को करेंट नॉलेज के साथ मिक्स करना, उसको हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर आपका एसिमिलेशन होगा। देखिए थर्ड और फोर्थ तो होगा ही नहीं, अप्रोप्रिएटेड और इनिशिएटेड तो इसका आंसर होगा ही नहीं, आपको कंफ्यूजन एकोमोडेशन और एसिमिलेशन में होगा। तो एसिमिलेशन आपको समझना होगा, जब भी कोई हम चीज़ों को मिक्स करते हैं अपनी प्रीवियस नॉलेज से अपनी करेंट नॉलेज को मैच करते हैं, उसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। ओके, फिर अब आके हैं हम किस पे, एकोमोडेशन पे। एकोमोडेशन का मतलब क्या होता है, आवास। आवास में हमने आपको बताया कि जो भी आप अपनी नई नॉलेज को आप मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर स्कीमा का रोल नहीं होता है, आपने कोई चीज़ नहीं सीखी, ठीक है, आपके माइंड में कोई नई चीज़ आई और आपने उस नई चीज़ को सीखा, तो वो चीज़ आप जो सीख रहे हो उसको आप क्या कर रहे हो, आप अपनी नॉलेज को मॉडिफाई कर रहे हो, आप अपनी नॉलेज में चेंजेस ला रहे हो, आप अपनी इन्फॉर्मेशन को बेटर कर रहे हो, उसको आप क्या कहोगे, एकोमोडेशन कहोगे। एकोमोडेशन में क्या होता है कि आप जैसे कि कोई बच्चा है, उसको नॉलेज है कि 4 लेग वाला जो एनिमल होता है वो कैट होती है, जो म्याऊ म्याऊ की साउंड प्रोड्यूस करती है, और वही 4 लेग वाला जो भौ भौ करता है वो डॉग होता है, वो साउंड प्रोड्यूस करता है भौ भौ की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो बच्चा है वो दोनों के बीच में डिफरेंस करना सीख गया है। ठीक है, तो जो बच्चे ने अपनी नॉलेज को क्या किया, मॉडिफाई किया, अपनी नॉलेज में चेंजेस लाया है। तो जहाँ पे भी आपको ये देखिए, जो मैंने रेड कलर का इसको कलर किया है, ये एक तरह से कीवर्ड्स हैं और एग्जाम में आपको ये कीवर्ड बहुत इजीली मिल जाएंगे। जहाँ पे भी ऑल्टरनिंग लिखा हो, जहाँ पे भी चेंजिंग मॉडिफाई लिखा हो, वहाँ पे आप आँख बंद करके अकोमोडेशन को टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी न्यू इन्फॉर्मेशन जो भी बच्चा सीखता है, जो भी अपने नॉलेज को मॉडिफाई करता है, उसको हम एकोमोडेशन कहते हैं। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, द प्रोसेस बाय विच द कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड इज कॉल्ड। मतलब कि जो पियाजे ने जो कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट दी है, उसमें जो भी स्ट्रक्चर है जिसको कि हम कहते हैं कि हमने अपनी नॉलेज को मॉडिफाई किया, उसको हम क्या कहते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कहीं पे भी आपको मॉडिफाई, ऑल्टरनिंग या चेंजिंग कोई भी टर्म ऐसा कहीं पे भी मिले तो उसका आंसर आपको आँख बंद करके अकोमोडेशन लगा देना है। बिल्कुल करेक्ट है आपका, क्योंकि कह रहे हैं कि जब बच्चा अपनी जो भी कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, जो अभी अपने मेंटल स्टेट को मॉडिफाई करता है, उसमें कुछ चेंजेस लाता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, अकोमोडेशन कहेंगे। ओके, अब देखिए एक बहुत ही एक इजी सा एग्जांपल मैंने दिया है। यहाँ पे आपको अगर नहीं क्लियर हुआ अभी तक स्कीमा क्या होता है, सिमुलेशन क्या होता है, एकोमोडेशन क्या होता है, तो अब तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए कि देखिए स्कीमा क्या होता है। अगर आप सिंपल भाषा में समझना चाहते हैं, स्कीमा मतलब कि योजना। जब भी हम मान लीजिए किचन में गए, हमने सोचा कि हमें खिचड़ी बनानी है, ठीक है, तो हमने उसके इंग्रेडिएंट को निकाला, उसमें हमने एक योजना बनाई कि उसमें क्या क्या लगेगा। आपको पता है दाल लगेगा, चावल लगेगा, हाँ लहसुन लगेगा, मिर्च लगेगी, अदरक लहसुन का पेस्ट लगेगा। तो उसमें क्या है, हम एक इंग्रेडिएंट को जो भी एक सिंगल यूनिट को हम एक साथ ला के रख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, एक मेंटल स्ट्रक्चर हम क्रिएट करें कि इसको ये चीज़, ये सारे इंग्रेडिएंट है, इससे हम क्या बनाएंगे, खिचड़ी बनाएंगे। तो हमने क्या बनाई, योजना, तो उसको हम क्या कहेंगे, स्कीमा। ठीक है, फिर आपका आता है कि आपने क्या किया कि आपने दाल और चावल को मिक्स किया, उसमें सारे ये जितना भी लहसुन मिर्च सब सामान डाल दिया और उसने आप चला दिया, आपने उसमें पानी डाल दिया। तो आपने सब चीज़ों को क्या किया, आपने जो भी मेंटल स्ट्रक्चर बनाया था अब उसको आपने मिक्स कर दिया। तो जो भी आपने मिक्स किया उसको हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। आपने प्रीवियस चीज़ों को, जो भी आपने मेंटल स्ट्रक्चर बनाया था, आप अपने न्यू थिंग के साथ आपने सबको मिक्स कर दिया, तो वो आपका क्या हुआ, एसिमिलेशन हो गया, मिक्सिंग कर दिया आपने। ठीक है, फिर जब आपने मिक्स किया, उसके कुछ देर बाद आपकी खिचड़ी बन के रेडी हो गई। ठीक है, आपकी जब खिचड़ी बन के रेडी हो गई, एक वो जो भी आपने स्कीमा लिया था, जो भी आपने योजना ली थी, आप उसका एक बिल्कुल ही मॉडिफाई वर्जन आ गया आपके सामने। एक रॉ आइटम से एक फिनिश गुड के आइटम की तरफ आ गए आप, उसको हम खिचड़ी कह रहे हैं, जिसको कि वो आपका क्या हो गया, आपके
नॉलेज में, आपके माइंड में जो भी आपका मेंटल स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस है, आपने ऑल्टरनेट किया, आपने मॉडिफाई किया, उसको हम क्या कहेंगे, अकोमोडेशन कहेंगे। तो देखिए अब इससे सिंपल वे नहीं हो सकता है। अगर आपको ये तीनों का डिफरेंस समझ में आ गया और इस खिचड़ी से, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर आपका इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन में क्या होता है कि जब भी सिचुएशन ऐसी आती है जो एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच में बैलेंस क्रिएट कर देना, कि बच्चे को मान लीजिए किसी चीज़ का कन्फ्यूज़न है, अब उसको क्लैरिफिकेशन मिल जाना, वो आपका इक्विलिब्रेशन की स्टेट आती है कि बच्चे का माइंड अब स्टेबल हो गया है और वो चीज़ों में डिफरेंस समझ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चे ने कैट को देखा, बच्चे ने डॉग को देखा, फिर उसके पेरेंट्स ने बताया कि कैट म्याऊ म्याऊ करती है, डॉग बॉ बॉ करता है। तो बच्चे के माइंड में वो स्टेट अगर क्लियर हो गई तो उसको, उस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रेशन। मतलब कि बच्चे ने एसिमिलेशन, मतलब कि अपनी प्रीवियस नॉलेज और अपनी एकोमोडेशन जो अपनी मॉडिफाइड नॉलेज है, उन दोनों के बीच में बैलेंस बना लिया, उस चीज़ों को समझ गया। अगर सेम सिचुएशन ऐसी आती है और बच्चा कैट और डॉग के बीच में डिफरेंस करना नहीं सीख पाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है डॉग को देख के और फिर कैट को देख के, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चा डिसइक्विलिब्रियम के स्टेज में चला जाएगा कि वो बच्चा डिसस्टेबल हो गया, स्टेबल की जगह वो डिसस्टेबल हो गया, इसलिए वो कौन से स्टेज में आ गया, डिसइक्विलिब्रेशन के स्टेज में आ गया। अगर उसने बैलेंस क्रिएट कर, इक्विलिब्रेशन है, अगर उसने बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाया तो वो डिसइक्विलिब्रेशन की स्टेज में आ जाएगा। ओके, इसी से रिलेटेड हमें क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फिटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमा इज नोन एज, कि अपने नए इन्फॉर्मेशन को अपने पुराने स्कीमा में जोड़ना, हाँ, उसको हम क्या कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने सीखा कि आप खिचड़ी बना रहे हो, तो आपने सारे इंग्रेडिएंट को, आप सोचा कि आप उसको प्रीवियस जो भी स्कीमा बनाया था आपने सबको मिक्स कर दिया और आपने अपना एग्जिस्टिंग स्कीमा को न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ ऐड कर दिया। तो आपने क्या किया, एसिमिलेशन किया। ठीक है, आपने अपनी प्रीवियस नॉलेज को अपनी करंट नॉलेज के साथ। फिर अब हम बात करते हैं कि पियाजे ने 4 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट दी हैं। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन 4 स्टेजेस में पियाजे ने अपने 3 बच्चों पे जो भी रिसर्च की थी, उन्होंने अपने तीनों बच्चों का इन्फेंसी पीरियड से लेकर एडोलसेंट पीरियड तक उनको ऑब्जर्व किया था और उन्होंने देखा था कि बच्चे हर स्टेज में कैसी मेंटल ग्रोथ करते हैं। तो कि जो उन्होंने मेंटल ग्रोथ को देखा अपने बच्चों के अंदर, उसको उन्होंने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। और अब तक की जितनी भी रिसर्च हुई है उसमें से वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च पियाजे की ही हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छे शब्दों में और बहुत ही कम चीज़ों में इन्होंने 4 स्टेजेस को एक्सप्लेन किया है। तो ये 4 स्टेजेस हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम अभी देख लेते हैं, छोटा सा इसका ब्रीफ ले लेते हैं कि जो आपका ये सबसे पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, इसको हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। जैसे कि नाम से ही आप समझ रहे हैं, इसको हम सेंसेस के थ्रू समझते हैं। फिर आपका आता है प्री ऑपरेशनल, जिसके बीच में रहता है, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल, फिर फॉर्मल ऑपरेशनल। ये 4 स्टेजेस हैं, और ये 4 स्टेजेस ऐसा नहीं कि आप ऊपर नीचे करके याद कर लोगे, ये आपको सीक्वेंस में ही लर्न करनी है। और एग्जाम में क्वेश्चन इस पर कई बार आया है, और शायद जब मैं एग्जाम दे रही थी 2018 में, हाँ, ये तब भी आया था। तो इसमें क्या है कि आपका ये 4 स्टेजेस हैं। 4 स्टेजेस में आपने देख सकते हैं कि आपका सेंसरी मोटर स्टेज है, जिसमें कि बर्थ से लेकर 2 ईयर तक है। फिर प्री ऑपरेशनल स्टेज है 2 to 7 ईयर। फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, जिसको कि 7 से 11 वर्ष के बीच में होती है। और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है, जो कि 11 साल के ऊपर की होती है। इन चारों स्टेज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, और अभी के लिए हम समझते हैं कि इन चारों को हमें लर्न करना है। और इसी पे एकदम सेम क्वेश्चन आया है इसको सीक्वेंस में लगाने का, और ये क्वेश्चन आपके सामने है। पियाजे डेवलपमेंट सीक्वेंस फॉलो इन विच ऑर्डर, कि जो डेवलपमेंट की स्टेज है किस ऑर्डर में इसको हम सेट करेंगे। तो अगर आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर देना चाहते हैं, आप एक बार देख लीजिए कि पहला में आपको ऑप्शन दिया है प्री ऑपरेशनल स्टेज सेंसरी मोटर कंक्रीट फॉर्मल, फिर सेकंड में है प्री ऑपरेशनल सेंसरी मोटर फॉर्मल कंक्रीट, फिर सी है सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल फॉर्मल कंक्रीट, फिर डी है सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल कंक्रीट एंड फॉर्मल। तो अगर आप पीछे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपका सेंसरी मोटर आता है, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कंक्रीट, फिर फॉर्मल। तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी होगा, जिसमें कि सेंसरी मोटर पहले, फिर प्री ऑपरेशनल, फिर कंक्रीट, फिर फॉर्मल। तो आप समझ सकते हैं इसका करेक्ट आंसर 4 है। तो देखिए जो 4 स्टेजेस हैं आपके सामने, तो बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों को इसका आंसर पता होता है, लेकिन एग्जाम में इतना पैनिक वाला सिचुएशन रहता है कि बच्चे आता हुआ क्वेश्चन ही गलत करके चले आते हैं। और जब मैं पढ़ रही थी, तो जब मैं अपना मॉक टेस्ट देती थी, तो मैं इस क्वेश्चन में काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाती थी कि मैं कैसे इसका आंसर करेक्ट लगा के आऊँ, क्योंकि आप स्टेजेस में ऊपर नीचे कर जाओगे। हाँ, आप प्री की जगह आप कंक्रीट पे भी आ सकते हो, फॉर्मल लगा सकते हो, तो कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो इसके लिए मैंने शॉर्ट टिक बहुत अच्छी है, और यही शॉर्ट टिक मैंने अपने ऊपर अप्लाई की थी। अगर आपको पसंद आती है तो आप भी इस चीज़ को लिख सकते हो अपने नोट्स में। तो इसकी शॉर्ट टिक है कि स्पेसिफाई, आप एक
एक वर्ड को यूज़ कर सकते हो, स्पेसिफाई। स्पेसिफाई का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को स्पेसिफाई करना, इसको कि उल्लेखित करना इसको कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इसका ये टर्म होता है, लेकिन आपको हिंदी के टर्म से मतलब नहीं है। आपने बस स्पेसिफाई लिख लिया कहीं पे भी, एक इसको याद कर लिया कि आपको 4 स्टेजेस पूछी गई, आपने स्पेसिफाई कहीं पे भी लिख लिया। तो देख सकते हैं आप, पहला एस से सेंसरी मोटर, पी से प्री ऑपरेशनल, फिर ई से तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं है, फिर सी आएगा कंक्रीट ऑपरेशनल, फिर आई से नहीं, फिर एफ से फॉर्मल ऑपरेशनल। तो ये आपका कभी भी सीक्वेंस मिस्टेक नहीं होगी। आप अगर स्पेसिफाई, आपसे 4 स्टेजेस पूछा और आपने साइड में ही लिख लिया स्पेसिफाई, तो आप 4 स्टेजेस को 4 ऑप्शंस में से तुरंत पिक आउट कर लोगे और इससे आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। आपने ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा और आप इस क्वेश्चन को कुछ सेकेंड के अंदर ही सॉल्व कर ले जाएंगे। तो चलिए, होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, ये भी प्रीवियस का है। 4 distinct stages of children intellectual development are identified by, कि जो 4 distinct, जो 4 विभिन्न स्टेजेस हैं बच्चों के मानसिक विकास की, उसको किसने आइडेंटिफाइड किया है। तो आप बता सकते हैं कि इसको किसने 4 स्टेजेस दी हैं। अगर 4 स्टेजेस की बात आ रही है, वो भी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की, तो ऑफकोर्स पियाजे ही होंगे जिन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं, और किसी ने भी 4 स्टेजेस नहीं दी हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को लेके। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इसका आंसर बी लगा सकते हैं, पियाजे। तो होप आपको ये पार्ट 1 पसंद आया हो, और इसके बाद हम अपना पार्ट 2 पे बनाएंगे वीडियो, और आप इसको प्लीज़ देखिएगा। पार्ट 2 इसका आप देखेंगे तो आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसमें हम अपने 4 स्टेजेस की पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू, बाय।